नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यानी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से भी बातचीत करेंगे। इसी तरह पंजाब के गुरदासपुर में भी प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जमीनी हालात पर चर्चा करेंगे। उनका मकसद है इस कठिन समय में दोनों राज्यों की जनता को राहत और पुनर्वास के हर प्रयास को तेजी से आगे बढ़ाना। उधर पंजाब में बाढ़ से अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही जिसदा खेत उसकी रेत योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में जमा रेत निकालकर बेचने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कई इलाकों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। पौंग और भाखड़ा बांधों के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी बस्ती इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक जमीन पर ढह गई। हादसा इतना तेज और अचानक हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। देखते देखते पूरी इमारत धूल और मलबे में तब्दील हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास की इमारतों को खाली कराया गया ताकि किसी और बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। इमारत के मलबे में कई वाहन दब गए। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। फायर ब्रिगेड और बचाव दल ने समय रहते पास की इमारत में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस वक्त मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई और व्यक्ति अंदर फंसा ना रह गया हो। दिल्ली में इमारत गिरने की घटनाएं कोई नई नहीं है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर राजधानी की बिल्डिंग, सेफ्टी और इमारतों की जर्जर हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मलबे को पूरी तरीके से हटाकर अंदर फंसे लोगों और वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। प्रशासन का दावा है कि बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और मौके की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस मुद्दे पर हमारे पास ज़्यादा बातचीत करने के लिए हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। हम जानना चाहेंगे क्या लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ पंजाबी बस्ती में, जो कि 4 मंजिला इमारत थी वो ढह गई। और इसमें अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अभी 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, यानी कि जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन सभी को सही सलामत सुरक्षित तरीके से उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। और क्या अभी भी जो है मलबा जो है वहां पे पड़ा हुआ है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी तो जाहिर सी बात है मलबा बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में, तो उसको हटाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन राहत वाली बात यह कि इसमें किसी कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट जरूर आई है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो इमारत थी ये काफी पुरानी इमारत थी और बताया जा रहा है कि एमसीडी ने पहले ही इस इमारत को खतरनाक घोषित कर रखा था। लेकिन बावजूद इसके यही कारण था कि इमारत में उस समय कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन अगर जो बगल वाले मकान में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ गए। और लेकिन यह कि रेस्क्यू लगभग रात के 2:52 के करीब फायर ब्रिगेड को इस तरह की जानकारी मिली और वो मौके पर पहुंची और उसके बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और कई एजेंसियों ने मिलकर वहां राहत कार्य जो है चलाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन जो स्थानीय लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि मकान मालिक को 2 महीने पहले ही ये बोल दिया गया था कि बिल्डिंग को खाली कर दो, लेकिन इन लोगों ने ये बात नहीं मानी। यानी कि लोगों ने शिकायत की हुई थी प्रशासन लेवल पे भी, लेकिन प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और यही कारण है कि इस तरह का हादसा हो गया। और पहले से इसको लेकर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये बिल्डिंग जो गिरी, 4 मंजिला इमारत रात में गिरी है। और निश्चित तौर पर इस अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि
दमकल की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई थी और फायर से रात में ये जानकारी मिली थी। और जो लोग घायल इसमें हैं उनको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच के अनुसार विस्फोट जो है पिज्जा हट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एसी के कंप्रेसर में हुआ। और कई ऐसी जानकारी इसमें अभी पता चल रही है और जो स्थानीय पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए अभी भी तफ्तीश जारी है। ये पता किया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके पीछे का मेन कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इमारत जो है वो काफी पुरानी जरूर थी, जर्जर हो चुकी थी और इसको लेकर पहले से एमसीडी ने अलर्ट जारी किया था। बावजूद उसके लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी ये बिल्डिंग थी उसने इसको नजरअंदाज किया और यही कारण है कि इस तरह का हादसा जो है ये दिल्ली में देखने को मिला है। जी हिमांशु, अक्सर दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती है, इमारत गिर जाती है, इसके बावजूद भी जो प्रशासन है और लोग की लापरवाही इतनी ज़्यादा रहती है, उनको हिदायत देने के बावजूद भी वो बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि जो स्थिति खराब है जिस इमारत की, वहाँ से लोगों को हटाया जाए ताकि ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके। बिल्कुल, देखिए इसमें प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन साथ में जो स्थानीय लोग हैं या जिनकी वो बिल्डिंग है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और लोग आपको जानकारी दें कि ये जो मकान नंबर है ये 2482 इसका मकान नंबर था जो हादसा हुआ है। और पहले ही इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया आशंका जताई गई थी हादसे की, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि इस तरह की घटना हुई। करीब रात के 3 बजे ये पूरी इमारत गिर गई और आसपास जो है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 4 मंजिला इमारत गिरेगी तो आसपास क्या माहौल रहेगा, अफरा तफरी माहौल मच गया। और लेकिन यह है कि जो स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि जैसे ही इमारत गिरी तो मैंने हल्ला मचाया, जिसके बाद सभी लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक घर गिर चुका था। इसमें एक स्थानीय आदमी ने बताया कि उसकी दादी को भी हल्की खरोच आई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटना आगे ना हो। इसके लिए प्रशासन अब क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है, ये देखना होगा कि इस घटना से क्या सबक लेती है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, ये एक अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी बहुत धन्यवाद हिमांशु इस अपडेट के लिए। तो गिरी है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है और जनता भी लापरवाही दिखाती है, क्योंकि उनको नोटिस जारी किया गया था बिल्डिंग खाली करने का, इसके बावजूद वहाँ रह रहे थे लोग। और सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को भी, प्रशासन को भी। नेपाल की ओली सरकार आखिरकार जनरेशन Z के गुस्से के सामने झुक गई। सोमवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन सरकार ने वापस ले लिया है। दरअसल बीते हफ्ते सरकार ने इन साइट्स को सूचीबद्ध न कराने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राजधानी काठमांडू समेत पूरे देश में जनरेशन Z प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन हिंसक हो गए और पुलिस और युवाओं के बीच भिड़ंत हुई। इस दौरान कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। बढ़ते जन आक्रोश के बाद देर रात नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषणा की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खोलने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि सरकार को बैन लगाने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है जो 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। कुल मिलाकर नेपाल में हालात साफ बता रहे हैं कि युवाओं की आवाज़ को नजरअंदाज करना सरकारों के लिए अब आसान नहीं है। आपको एक लेटेस्ट अपडेट और दे दें कि नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से 12 लाख रुपए वसूल लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक साइबर ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर रिटायर्ड आईएएस से संपर्क किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर वीडियो कॉल पर घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। डर और धमकी के माहौल में ठगों ने धीरे धीरे उनसे 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस हाई प्रोफाइल ठगी की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज की गई। पुलिस और साइबर सेल अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगातार बढ़ते डिजिटल फ्रॉड ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावा किया है कि गाजा सिटी से अब तक करीब 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यरूशलेम में हुई बैठक के दौरान नेतन्याहू ने बताया कि हमास लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। आरोप यह भी है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों तक
पर गोली चलाई है। इससे पहले इजरायली सेना यानी IDF ने शनिवार को गाजा सिटी के ऊपर से पर्चे गिराए थे और लोगों से शहर खाली करने को कहा था। IDF ने गाजा सिटी को हमास का गढ़ और कॉम्बैक्ट जोन घोषित किया है और अब सेना अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रही है। लोगों को दक्षिणी गाजा के मानवीय शिविरों में जाने की सलाह दी गई है। IDF का कहना है कि वहां अस्पताल, खाना, पानी और टेंट की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इजराइल की इस योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लाखों लोगों के पलायन से मानवीय संकट और गहराएगा। आपको बता दें कि इजराइल ने पहले ही गाजा सिटी पर कब्जे की मंजूरी दे दी है। इस ऑपरेशन को गिद्दोन सा चैरियट्स भी नाम दिया गया है। इसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने की योजना है। सेना में पैदल दस्ते, टैंक, तोपखाना और इंजीनियरिंग यूनिट्स शामिल होंगी। साफ है कि आने वाले दिनों में गाजा सिटी एक बड़े सैन्य संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है। इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। एशियाई क्रिकेट टीमों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप 2025 आज से UAE की जमीन पर शुरू हो रहा है। इस बार प्रतिष्ठित टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज रात 8 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम की कमान संभालेंगे उनके स्टार स्पिनर राशिद खान, जबकि हांगकांग का नेतृत्व करेंगे यासिम मुर्तजा। अफगानिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान और UAE के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना दम दिखाया है। वहीं हांगकांग की टीम युवा अनुभवहीन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी है। इनमें अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते हैं, जबकि हांगकांग ने 2 बार अफगान टीम को मात दी है। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में अबू धाबी के इसी मैदान पर दोनों का आमना सामना हुआ था और उस मैच में हांगकांग ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से चौंका दिया था। अब पिच रिपोर्ट। शेख जायद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका देती है, लेकिन गेंदबाज चाहे तेज हों या स्पिनर यहां हमेशा असरदार साबित हुए हैं। अब तक इस मैदान पर सबसे बड़ा T20 स्कोर 225 रहा है, वहीं सबसे छोटा स्कोर 84 रन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यहां टॉस जीतना या हारने से फर्क नहीं पड़ता। मैच जीतने का रिकॉर्ड दोनों पक्षों के बीच लगभग बराबर है। साफ है कि अफगानिस्तान और हांगकांग की इस भिड़ंत में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी और एशिया कप 2025 का आगाज धमाकेदार होने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।